हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के पार्ट 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग देखें कि हम लोग प्रश्नावली के डिस्कशन को कर रहे थे। इसमें 1 नंबर के जो मार्क्स थे, इसमें सारे प्रश्न हमने पार्ट 3 के वीडियो में हमने बताया है। इसे आप फिर से देखना चाहते हैं तो पार्ट 3 के वीडियो को देख सकते हैं। इसमें 1 से 10 तक के सारे प्रश्न हमने हल करके आपको बताए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की तेज गंध क्यों आती है। उसके बाद इसमें एक प्रश्न और ऐड किया हुआ है कि यह पानी में पूर्णतः घुलनशील क्यों नहीं है। तो विरंजक चूर्ण, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसमें क्लोरीन की उपस्थिति के कारण ही इससे क्लोरीन की तेज गंध आती है। इसके बाद हम लोग पैराग्राफ चेंज कर देंगे और उसके बाद हम लोग फिर इसमें लिखेंगे कि चूंकि इसमें कैल्शियम सॉल्ट होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है और घुलनशील होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि लाइम की उपस्थिति के कारण ही यह पानी में पूर्णतः घुलनशील नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि नीले लिटमस पेपर की एक गीली पट्टिका और एक शुष्क पट्टिका को शुष्क HCl गैस के ऊपर रखें तो कौन सी पट्टिका लाल में बदल जाएगी और क्यों। यहाँ भी 2 प्रश्न का एडिशन है, तो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कि शुष्क पट्टिका शुष्क HCl के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि शुष्क अवस्था में अम्ल हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं करता है, जिसके कारण उसमें अम्लीयता के गुण नहीं आ पाते हैं। अतः गीली पट्टिका से यह गैस प्रवाहित होने पर यह जल के अणु की उपस्थिति के कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl है, यह हाइड्रोजन आयन का निर्माण करेगा, इसमें अम्लता के गुण आ जाएंगे और यह नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देगा। तो इसमें दोनों ही प्रश्न के उत्तर इसमें आ गए, कारण भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसे जिप्सम से किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमने बताया भी था उसमें डिस्कशन के समय में, इसको पार्ट 3 में आप लोग देख भी सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसमें हम जिप्सम से कैसे प्राप्त करेंगे, जब हम जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। तो जब हम इसे 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो इसमें 1.5 मोलेकुल जल के बाहर निकल जाते हैं और बचता है CaSO4 × ½ H2O। तो यह जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करने की विधि है। इसका उपयोग प्लास्टर करने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए, खिलौने बनाने के लिए और दीवारों की सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इतनी बातें हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 4, दंत मंजन किस प्रकार दंत क्षय को रोकता है। तो हमारे मुख का pH सलाइवा पर डिपेंड करता है। सलाइवा अर्थात लार में जो pH होता है वह लगभग 7.4 होता है और हमारे ब्लड का भी pH यही है। जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर चूँकि मुख की बात हो रही है तो यहाँ पर ये बताना है कि सलाइवा का pH है 7.4 और भोजन के बाद इसका pH कम हो जाता है, लगभग 5.8 हो जाता है, जो कि बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण होता है, जीवाणु क्रियाशीलता के कारण होता है। और दंत मंजन में क्षारीय गुण होते हैं जो इसके अम्लीयता को कम कर देता है, उसे न्यूट्रल कर देता है, उसे उदासीन कर देता है
और यह दंत क्षय को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 5। खट्टे पदार्थ तांबे के बर्तनों को अच्छे से साफ क्यों कर देते हैं? तो तांबे के बर्तन के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है जिससे वो काला दिखने लगता है। तो खट्टे पदार्थ जो भी है, चाहे वो नींबू हो या अन्य कोई पदार्थ, तो वह यदि खट्टा है तो उसमें अम्लीयता के गुण हैं और कॉपर ऑक्साइड बेसिक होता है, उसमें क्षारीय गुण होते हैं। तो यह अम्ल उस क्षारीय को, कॉपर ऑक्साइड को न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है और उसे अच्छे से साफ कर पाता है। तो इससे क्या होता है, में जो कॉपर ऑक्साइड की परत है उसको वो हटा देता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। केक को मुलायम और स्पॉन्जी बनाने के लिए इसमें एक सफ़ेद पाउडर डाला जाता है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब प्रश्न है, इस सफ़ेद पाउडर का नाम बताओ और सफ़ेद पाउडर के अवयव के नाम लिखो। तो ये सफ़ेद पाउडर आप लोग जान गए, इसके हम पार्ट 3 में हमने इसको डिटेल से बताया है। तो यह सफ़ेद पाउडर क्या होगा, बेकिंग पाउडर, ठीक है। और इसका जो 2 अवयव है वह है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल। मतलब बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिलाएं तो हमें यह सफ़ेद पाउडर बेकिंग पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखें। बेकिंग सोडा से धोने का सोडा उत्पादन किस प्रकार होता है? तो बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3, इसे अगर हम हीट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इसके बाद ये जो Na2CO3 प्राप्त हुआ सोडियम कार्बोनेट, इसमें जल के 10 अणु अगर मिला दिए जाएं 10H2O तो हमें प्राप्त होगा Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा से धोने के सोडा का उत्पादन की यह विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ग्लूकोज एवं अल्कोहल में H अणु होते हैं, होते हुए भी उन्हें अम्ल क्यों नहीं माना जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा, ग्लूकोज और अल्कोहल वाटर में डिसोसिएट नहीं होते, टूटते नहीं हैं और इसी के कारण वह हाइड्रोजन आयन नहीं बना पाते हैं। इसके कारण ही उसमें अम्लीय गुण नहीं आते हैं, अतः उसे हम अम्ल नहीं मान सकते हैं। अम्लीयता होने के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन बनना आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। एक उदाहरण दें। ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं हमने बताया है, तो इसका एक उदाहरण क्या होगा। पहले तो इसे आप लिखेंगे कि अम्ल क्षारक के साथ मिलने पर लवण और जल प्रदान करता है और इसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक उदाहरण आप लोग रासायनिक सूत्र के तौर पे दे सकते हैं, HCl प्लस 2NaOH। तो क्या बनेगा, HCl का Cl और उधर NaOH का Na मिलकर बनाएगा NaCl, जो बचा एक H इधर एक OH उधर, दोनों मिलकर बनाएगा H2O, अर्थात एक लवण और जल। तो यह क्लियर हो गया इसके उदाहरण के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। दही और खट्टे पदार्थों को तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए? तो ये बात आप लोग भी जानिए, ये बहुत आवश्यक है ताकि इस तरह की गलती नहीं हो। दही या दूसरे जो भी अम्लीय पदार्थ होते हैं वो कॉपर के साथ अभिक्रिया करके एक टॉक्सिक कंपाउंड बनाते, एक जहरीला तत्व बनाते जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक होता है और यह फूड पॉइजनिंग तक कर सकता है। इसीलिए हमें दही या अन्य किसी भी खट्टे पदार्थ को तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। क्लियर है। फिर देखें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर के। इसमें पहला प्रश्न आप लोग देखिए, इसमें कहते हैं कि चूने के पानी में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर पानी दूधिया सफ़ेद हो जाता है, फिर रंगीन हो जाता है। कारण बताइए, रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए।
तो चूने के पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, चूने का पानी ले लें CaOH ट्वाइस, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 और उसके बाद H2O वाटर अलग हो जाएगा। तो CaCO3 जो है एक सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जो कि जल में घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है। अगर हम CO2 और प्रवाहित करें तो प्राप्त जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें CO2 के और मिलने से यह बनाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस, और यह जल में घुल जाता है, घुलनशील होता है। घुल जाने के कारण ही वो जल क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। और इसका रासायनिक अभिक्रिया में सेम वही चीज़ लिख सकते हैं, CaOH ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। इसको हम पार्ट 3 के वीडियो में इसको बता चुके हैं डिटेल से, इसे आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर से जो बना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, और एरो दे के हम लिख देंगे CaHCO3 ट्वाइस। तो यह इसका रासायनिक अभिक्रिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्षार व क्षारक में अंतर बताइए, क्या सभी क्षारक क्षार होते हैं। तो हमने इसको बताया था कि वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या सभी क्षारक क्षार होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि जो क्षारक जल में घुलनशील होंगे वही क्षारक क्षार होंगे। तो जो क्षारक होते हैं उसे हम बेस कहते हैं, क्षार को हम अल्कली कहते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज। तो इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। एक ठेकेदार ने मकान बनाने हेतु फर्श व रसोई के स्लैब के लिए संगमरमर चुना। हम जानते हैं कि संगमरमर नहीं लगाते हैं अक्सर लोग, रसोई में स्लैब में वहाँ ग्रेनाइट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ प्रश्न को पूरा करते हैं। संगमरमर चुना जहाँ सिरका, इमली व अन्य खट्टे पदार्थों का उपयोग होता है। क्या आप इस चुनाव को ठीक समझते हैं? तो हम क्या लिखेंगे, नहीं, यह चुनाव उचित नहीं है, क्योंकि संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और यह अम्ल या अन्य खट्टे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होती है और संगमरमर धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन नंबर 4 में। एक चित्र की सहायता से हाइड्रोजन आयन एक्वस व OH एक्वस की सांद्रता परिवर्तन के साथ pH की विभिन्नता दर्शाएं। तो इसे एक चित्र में हमने दिखाया है, वीडियो 3 में आप देख सकते हैं, पार्ट 3 में, कि यहाँ पर एक लाइन खींचना होता है, बीच में 7, लेफ्ट साइड में 0, दाहिने साइड में 14, और हम दिखाते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बाएं ओर। जैसे जैसे वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब उसकी सांद्रता बढ़ती है तो उसकी अम्लीयता भी बढ़ती है और pH जो है 7 से नीचे जाता है, और राइट साइड में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है तो वहाँ अम्लीयता के गुण घटते जाते हैं, क्षारीयता के गुण बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम जो आप लोगों को बताया गया उसमें उसको आप खींचकर उसको आप दिखा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 3 आर्द्र लवणों के नाम व सूत्र लिखें। इसे सबसे लास्ट में हमने बताया था, इसे आप चाहें तो फिर से हम आपको दिखा दें। ये जो 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये तीनों में देखिए जल के अणु हैं। ये तीनों क्या हैं, आर्द्र लवण के उदाहरण हैं। इसे आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। CuSO4 × 5H2 Na2CO3 10H2O CaSO4 2H2O। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। क्वेश्चन नंबर 6। कैल्शियम कार्बोनेट व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच की अभिक्रिया लिखें। तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लिख देंगे, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल +2HCl, तो क्या बनेगा, CaCl2 + CO2 + H2O। इसको हम एक बार रिपीट करते हैं, CaCO3 + 2HCl एरो CaCl2 + CO2 + H2O।
ये इसके बीच की अभिक्रिया हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड व अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहा जाता है? तो हम देख रहे थे कि धात्विक ऑक्साइड को जब हम धातु के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता था, इसमें लवण और जल प्राप्त होता था। लवण और जल, इसका मतलब क्या हो गया कि धातु के ऑक्साइड में क्षारकीय गुण होते हैं, इसीलिए इसे हम क्षारकीय ऑक्साइड करते हैं। तभी तो वह लवण और जल प्रदान कर रहा है, क्योंकि अम्ल को जब भी हम क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तभी वह लवण और जल देता है। उसी तरह से अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि जब हम अधात्विक ऑक्साइड को हमने क्षार के साथ अभिक्रिया करवाया था तो वह लवण और जल प्रदान किया था। इसका मतलब है कि अधात्विक ऑक्साइड में अम्लीय गुण होते हैं। धात्विक ऑक्साइड के उदाहरण में हमने लिया था कॉपर ऑक्साइड CuO को, और अधात्विक ऑक्साइड के हमने लिया था CO2। तो हम CuO कॉपर ऑक्साइड को हम अगर HCl 2HCl से रिएक्शन कराएंगे तो यह बनेगा कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस H2O, और अधात्विक ऑक्साइड CO2 का हम अभिक्रिया कराएंगे एक क्षार से तो वह होगा CaOH ट्वाइस, और यह बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक लवण है और एक प्लस H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 8 में pH मान किसे कहते हैं? तो पहले इसका उत्तर हम लोग जाने कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उस विलयन का pH कहलाता है। तो अब ये दूसरा प्रश्न भी इसमें ऐड है, निम्न की अभिक्रिया में बनने वाले लवण का pH मान कितना होगा? तो इसमें पहला है दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर हम उसमें पार्ट 3 में दे चुके हैं, इसमें पार्ट 2 में भी है, आप उसे वहाँ से इसको डिटेल में देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम शॉर्ट में बताते हैं कि दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है, तो मतलब जो प्राप्त होने वाला जो लवण होगा वह उसमें क्षारीय गुण होंगे, क्योंकि यहाँ क्षार प्रबल है। तो क्षार जब है तो इसका pH क्या होगा? 7 से कम होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसका pH इसका 7 से अधिक होगा, क्योंकि यह क्षार है। दूसरा हम देख रहे हैं प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार, तो दोनों ही यहाँ पर प्रबल हैं, मतलब जो यहाँ पर लवण और जल प्राप्त होगा। तो लवण जो होगा यह बिल्कुल उदासीन होगा, अर्थात इसका pH 7 होगा। तो ये दोनों प्रश्न का इसको उत्तर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर एक सपोज दैट मान लें कि दुर्बल अम्ल जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे यदि वो प्रबल अम्ल होता और जहाँ क्षार प्रबल लिखा हुआ है वहाँ दुर्बल क्षार होता, तो क्या होता कि उसमें अम्लीयता के गुण होते, और वैसी स्थिति में उसका pH 7 से कम होता। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? यह औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण पदार्थ का नाम व सूत्र लिखिए इसमें जिसमें 10 जल के अणु हैं। इसका उत्पादन किस प्रकार किया जाता है? संबंधित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इस पदार्थ के 2 उपयोग लिखिए। तो देखिए जब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें इसी तरह के प्रश्न होते हैं। अब इसमें देखिए कई प्रश्नों का इसमें मिक्सअप किया हुआ है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला प्रश्न तो है कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? इसे हम बताए भी हैं इसके पार्ट 3 पार्ट में कि क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या है। और इसमें जो दूसरा प्रश्न है एक औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण पदार्थ का नाम और सूत्र, नाम भी पूछा जा रहा है, सूत्र भी पूछ रहा है, जिसमें 10 जल के अणु हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं Na2CO3 × 10H2O। यह धौवन सोडा का वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो नाम हो जाएगा इसका वाशिंग सोडा, रासायनिक नाम इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। इसके बाद इसमें एक प्रश्न और ऐड है, इसका उत्पादन किस प्रकार किया जाता है? तो इसका उत्पादन कैसे करेंगे? तो इसका Na2CO3 के क्रिस्टलाइजेशन जब हम करते हैं इसका तो इसे प्राप्त होता है Na2CO3, और इसमें हम डालेंगे
10H2O, इसे ही कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ से यह क्रिस्टलीकरण कहते हैं हिंदी में, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये इसका प्रोसेस हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर दें, Na2CO3 प्लस 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। अब इसमें एक प्रश्न और है कि इस पदार्थ के कोई दो उपयोग लिखिए। तो इसका आप 4 उपयोग हमने बताया है उसका। 2 उपयोग में आप लिख सकते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में होता है। इसका उपयोग घरों की साफ सफाई में भी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न अभिक्रिया के आधार पर पदार्थ X को पहचानिए। A, B और C के नाम व सूत्र भी लिखिए। इस तरह के प्रश्न देखिए कई बार आते हैं, कई बार आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Zn है, एक धातु है, उसके नीचे HCl है, अम्ल है, और उसके नीचे एसिटिक एसिड है, एक वीक एसिड दिया हुआ है। यहाँ X को बताना है क्या है, फिर यहाँ बताना है A, नीचे फिर B, फिर C। तो देख रहे हैं पहला हम बात करें ये X क्या है। तो देख रहे हैं कि पहले में A प्लस H2 बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। हाइड्रोजन कब बना था? जब कोई धातु क्षार के साथ या अम्ल के साथ अभिक्रिया किया था, तो वहाँ पर लवण और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ था। तो अगर हम यहाँ पर एक क्षार रखना होगा, क्योंकि यहाँ अम्ल नहीं रख सकते, क्योंकि अंदर में देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक पहले से ही अम्ल है। तो वैसी स्थिति में नीचे भी एसिटिक एसिड है, तो दोनों अम्ल नहीं हो सकते। इसका मतलब अंदर में अम्ल लिखा हुआ है तो बाहर में एक क्षार ही होगा। तो X की जगह में एक क्षार रख देते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो NaOH यहाँ रख देंगे, तो एक क्षार एक धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर अगर हम NaOH रखते हैं तो जिंक के साथ वो अभिक्रिया करके बनाएगा Na2ZnO2 अर्थात सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। इस अभिक्रिया को हमने पार्ट 3 में वीडियो में दिखाया है, वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नीचे में NaOH है, HCl है, HCl के साथ इसका अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। तो B जो है, B के स्थान पे क्या हो जाएगा? NaCl, और एक स्थान पे क्या हो गया था? Na2ZnO2। इसके बाद नीचे है एसिटिक एसिड, इसके साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? CH3COO, और यहाँ H के स्थान पर आ जाएगा Na, अर्थात यह हो जाएगा सोडियम एसीटेट, और जो यह H यहाँ से निकला है वह बना देगा H2O। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए कि तत्व P तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और P ऑक्साइड PO बनाता है, जो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। तो P धातु है अथवा अधातु? कारण सहित बताइए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह P क्या है। तो यहाँ पर चूंकि एक तनु H2SO4 है, ये अभिक्रिया नहीं करेगा। ऐसा कौन सा धातु है, हमें सोचना पड़ेगा, ऐसा कौन सा धातु है जिसमें डाइल्यूट से सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन नहीं करता है। तो वह धातु है कॉपर। तो कॉपर के साथ Cu के साथ वह मिलेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड। तो यह तो एक तो कॉपर हो गया P के स्थान पर, और ये P ऑक्साइड PO बनाता है, तो ये PO के स्थान पर क्या हो जाएगा? CuO। ठीक है, क्योंकि यह CuO जो है वह क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। और लाल लिटमस को नीला कौन करता है? जिसमें क्षारीय गुण होते हैं, और कॉपर ऑक्साइड में हमने पहले ही बताया कि वो में क्षारीय गुण होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आंसर फिट बैठ रहा है, यहाँ कॉपर हो जाएगा, यहाँ पर भी कॉपर ऑक्साइड CO, और इसके बाद यह धातु है या अथवा धातु, तो कॉपर चूंकि धातु है तो इस यहाँ इसका उत्तर हम लिख देंगे कि कॉपर या P जो है वह एक धातु है। ठीक है, किंतु इसके ऑक्साइड में क्षारीय गुण होते हैं, इसीलिए यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप तैयार कर लें तो एग्जामिनेशन में इसके बाहर कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। इसके आधार पे आप अन्य प्रश्नों का भी प्रैक्टिस
कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए। तो अगले क्लास में हम लोग फिर नए चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।